दोस्तों 21 नवंबर 2024 यानी कि 2 महीना पहले लगभग 200 गाड़ियों में शिया कम्युनिटी के मुस्लिम्स पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट कोरेम के पारा चिनार से पेशावर की तरफ जा रहे थे कि अचानक से 4 गनमैन खेतों और एक गाड़ी से बाहर निकल उन पर 40 मिनट तक फायरिंग करते हैं। इस फायरिंग में 38 मर्द, 5 छोटे बच्चे और 8 औरतें अपनी जान गंवा बैठे और 86 लोग इंजर्ड हो गए, जिनमें दर्जनों के करीब पेशावर के हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल कंडीशन में हैं। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी एजेंसी या पावर ग्रुप ने नहीं ली और पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने इसे एक टेररिस्ट अटैक बताया। इस अटैक की वजह से कोरेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिया सुन्नी सेक्टेरियन क्लैशेस जोर पकड़ गए। 3 दिसंबर तक इन वायलेंट क्लैशेस की वजह से 133 लोगों की जानें चली गई, 150 के करीब इंजर्ड, 330 के करीब दुकानें, 100 के करीब मकान, कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और 2 पुलिस चेक पॉइंट जला दिए गए। गवर्नमेंट ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दिए, स्कूल्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद, पेट्रोल गैस सप्लाईज वगैरह डिसरप्टेड। कोरेम डिस्ट्रिक्ट की सारी सड़कों पर कर्फ्यू लगा दिए गए और पारा चिनार से पेशावर हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। अब इस ब्लॉकेड के चलते मेडिकल सर्विसेज डिसरप्ट हो जाने की वजह से और फूड शॉर्टेज के चलते 128 बच्चे अपनी जानें गंवा चुके हैं। दोस्तों जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि पारा चिनार का ये पहला ऐसा शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था जिसमें बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इससे पहले भी इस इलाके में कई शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स होते आ रहे हैं। पारा चिनार की हालत रफली 1800 से है, पर 1979 यानी कि 45 साल से ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड बन चुकी है। 6 अप्रैल 2007 से 13 अप्रैल 2007 एक हफ्ते तक चला कोरेम एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें 40 लोग मारे गए और रफली 150 के करीब जख्मी। 31 मार्च 2017 शिया इमाम बारगाह पे हमला, 24 लोग मारे गए और रफली 70 के करीब जख्मी। फिर 2023 का तारी मंगल स्कूल शूटिंग, जिसमें 5 टीचर्स और 2 लेबरर्स मारे गए। 2017 पारा चिनार मार्केट ट्विन ब्लास्ट, 75 लोग मारे गए और 150 के करीब जख्मी। फिर जुलाई 2023 सेक्टेरियन क्लाइसिस, जमीनों के झगड़ों में 13 लोग मारे गए और 74 के करीब जख्मी वगैरह वगैरह। पारा चिनार के अंदर ऐसी कई शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की आपको मिसालें मिलेंगी जिसमें कई बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पारा चिनार को गाजा ऑफ पाकिस्तान क्यों कहा जा रहा है? क्या ये वाकई में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है या फिर जमीनों के झगड़े? और अगर ऐसा है भी तो इसे लेकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी आखिर कर क्या रही है? तो चलिए शुरू करते हैं पारा चिनार की सच्चाई। दोस्तों पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में एक डिस्ट्रिक्ट है कोरेम के नाम से। इस कोरेम डिस्ट्रिक्ट के 3 डिवीजन हैं, अपर कोरेम, सेंट्रल कोरेम और लोअर कोरेम। न्यूज में बार बार आने वाला पारा चिनार इस डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है जो अपर कोरेम के अंदर है, और इसी पारा चिनार को जर्नलिस्ट गाजा ऑफ पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं। 2023 के सेंसस के हिसाब से कोरेम की टोटल पॉपुलेशन 7.85 लाख से थोड़ा सा ऊपर है। इस लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से कोरेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिया मुस्लिम्स 43 to 45% हैं, जो अपर कोरेम के इलाकों में डोमिनेंट हैं, जबकि सुन्नी पॉपुलेशन 53% हैं, जो लोअर और सेंट्रल कोरेम के इलाकों में अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं। ये कोरेम डिस्ट्रिक्ट एक माउंटेनियस इलाका है जिसकी बॉर्डर अफगानिस्तान के अंदर तक खिंची हुई है। पाकिस्तान एक क्लाइडोस्कोप ऑफ इस्लाम में पब्लिश्ड फ्रेंच स्कॉलर मरियम अबू जहाब के पेपर्स के मुताबिक 1850 तक तुरी ट्राइब अफगान स्टेट को टैक्स पे करते थे एक गवर्नर के थ्रू, जिसे अपॉइंट भी काबुल ही करता था और बदले में कोरेम रीजन की एडमिनिस्ट्रेशन को अफगान देखते। 1877 सेकंड एंग्लो अफगान वार, तुरी ट्राइब्स ने ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट्स को अपनी टेरिटरी से गुजरने की इजाजत दी अफगानिस्तान के अंदर, और इसके बदले उन्होंने ब्रिटिशर्स से कोरेम रीजन की हिफाजत और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ब्रिटिशर्स को करने को कहा, क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान में रहने वाले सुन्नी ट्राइब्स खासकर मंगल से पोटेंशियल एग्रेशन का खतरा था। 1879 ट्रीटी ऑफ गंदामाक, अफगानिस्तान ने कोरेम रीजन पर अपने क्लेम को ड्रॉप कर दिया। 1892 कोरेम एजेंसी एस्टेब्लिश की गई और ब्रिटिश इंडिया ने इस पर प्रॉपर कंट्रोल कर लिया। 1893 डोरेंट लाइन की एस्टेब्लिशमेंट, कोरेम कंप्लीटली ब्रिटिश साइड पर आ गया, मतलब अब अफगान बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो लिखती हैं कि अगले लगभग 100 सालों तक कोरेम रीजन के अंदर शिया सुन्नी ट्राइब्स अमन के साथ रहने लगे। हाँ, ओकेजनल जमीन, पानी, जंगलात वगैरह जैसे रिसोर्सेज और रिलीजियस इवेंट्स को लेकर छोटे मोटे झगड़े होते रहे। 1881
ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्रिटिश इंडिया का पहला फॉर्मल सेंसस किया, जिसमें जाहिर है कुरैम रीजन भी इंक्लूडेड था। इस सेंसस के हिसाब से कुरैम रीजन के अंदर पश्तून्स का कब्जा था, जिसमें शिया मुस्लिम्स पॉपुलेशन को डोमिनेंट ग्रुप आइडेंटिफाई किया गया, जो तुरी ट्राइब की बनी थी, और कुछ बंगश ट्राइब के लोग भी शिया थे। सुन्नी पॉपुलेशन को बेहद कम बताया गया, जो ज्यादातर बंगश और मंगल ट्राइब की बनी थी। कुछ हिंदू और सिख पॉपुलेशन भी दिखाई गई, जो प्राइमरली ट्रेडर्स और कारीगरों से बनी थी। फिर 1900 से 1961 के सेंसस में ये डेटा कांस्टेंट रहा, मतलब कुरैम रीजन के अंदर शिया कम्युनिटी मेजॉरिटी में और सुन्नी माइनॉरिटी। पर जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताया, 2023 के सेंसस के हिसाब से कुरैम रीजन के अंदर शिया पॉपुलेशन अब 43 to 45%, जबकि सुन्नी पॉपुलेशन 57% है। मतलब अब कुरैम रीजन के अंदर सुन्नी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में और शिया पॉपुलेशन काइंड ऑफ माइनॉरिटी। तो अब जानने वाली बात यह है कि कुरैम रीजन, जिसके अंदर शिया पॉपुलेशन लगातार डोमिनेट थी, अचानक से सुन्नी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में कैसे, और इसी के अंदर पारा चिनार की हालत का जवाब छुपा हुआ है। पेशावर यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर डॉक्टर नौरीन नसरीन कहती हैं कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर 1979 में हुई 3 बड़े इवेंट्स ही वो टर्निंग पॉइंट बने, जिन्होंने कुरैम के अंदर एक पूरा डेमोग्राफिक और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट लाकर एक पीसफुल ट्राइबल एरिया को एक हाईली डिस्टर्ब्ड, मिलिटराइज्ड और सेक्टेरियन क्लैश पॉइंट में तब्दील कर दिया। चूंकि जियोग्राफिकली कुरैम अफगानिस्तान के अंदर तक धंसा हुआ है और अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल से सिर्फ 110 किलोमीटर ही दूर है, इस जंग के चलते हजारों की तादाद में अफगान सुन्नी रिफ्यूजीज अफगानिस्तान के लोगर, पक्टिका और कोस्ट जैसे प्रोविंसेस से बॉर्डर क्रॉस करके कुरैम डिस्ट्रिक्ट में शिया लोगों की जमीनों पर आ बसे और एज हमसाया उनकी जमीनों पर खेती बाड़ी करने लगे। इस चीज ने कुरैम रीजन के अंदर डेमोग्राफी तो बदली ही, पर रिसोर्सेज पर कंपटीशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इस जंग के दौरान पाकिस्तानी मुजाहिदीन के लिए ये एक की रूट बन गया अफगानिस्तान में जाकर सोवियत फोर्सेस से लड़ने का। इन मुजाहिदीन फाइटर्स ने अफगानिस्तान तक हथियार, बाकी फाइटर्स और सप्लाईज के लिए भी कुरैम रीजन को ही ट्रांजिट रूट बना लिया था। इसी 1979 में जियाउल हक ने एक पॉपुलर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देकर मुल्क पर कब्जा कर लिया था। अपने इस कब्जे को जस्टिफाई करने के लिए और आम लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के लीगल, सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सटेंसिवली इस्लामिसाइज करना शुरू कर दिया और इसका असर कुरैम पर कुछ ज्यादा ही दिखा। जियाउल हक की प्रो सुन्नी पॉलिसीज ने भी कुरैम के शियों को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज कर दिया, काइंड ऑफ सोतेलापन, जिसका असर अभी तक कुरैम में दिखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि 1982 से 1986 पारा चिनार के अंदर कई शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जिसमें जियाउल हक के ऑर्डर्स पर कुरैम रीजन को हाईली मिलिटराइज कर दिया गया और पाकिस्तानी आर्मी खुल्लम खुल्ला अफगान रिफ्यूजीज का साथ देने लगी। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान को उनके साथ निहायती हमदर्दी थी कि काफिरों ने उनके मुल्क पर हमला किया है। नंबर 3, 1979 ईरान रेवोल्यूशन। अब कुरैम के शिया पॉपुलेशन की बारी। इसी 1979 में ईरान रेवोल्यूशन भी हुआ, जिसने इमाम रूहुल्लाह खुमैनी के अंडर पहलवी डायनेस्टी को हटाकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की तामीर की। पूरी दुनिया के शिया कम्युनिटीज की तरह कुरैम के शिया भी ईरान रेवोल्यूशन और इमाम खुमैनी के रेवोल्यूशनरी आइडिया से बेहद इंस्पायर्ड होकर प्रो ईरानियन बन चुके थे। वो अब ईरान को एक सिंबॉलिक लीडर मानकर इस रेवोल्यूशन के थ्रू पूरी दुनिया में अपनी रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बोल्डली असर्ट करने का जरिया समझने लगे। जैसे कि अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी की मिसाल लेते हैं, वो पारा चिनार के पेवार गांव के थे। ईरान के नजफ और कोम जैसे रिलीजियस सेंटर से शिया इस्लाम और पॉलिटिक्स की आला तालीम हासिल करके आए थे। पाकिस्तान के अंदर आयतुल्लाह खुमैनी के क्लरिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते रहे और ईरानियन शिया आइडियोलॉजी और पाकिस्तानी शिया कम्युनिटी के बीच एक की लिंक का काम कर रहे थे। गौर से सुनिए, स्कॉलर मरियम जहाब लिखती हैं कि अल हुसैनी की लीडरशिप में रस्मों रिवाजों को ईरानियन प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन किया जाने लगा। मजलिस गैदरिंग्स में ईरानी डिप्लोमेट्स को बुलाकर हाईली पॉलिटिसाइज किया जाने लगा। ईरानियन किताबें और कैसेट्स इमाम बारगाहों के बाहर बेची जाने लगी, वगैरह वगैरह। वो लिखती हैं कि हिस्टोरिकली कुरैम की शिया पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, पर अल हुसैनी की लीडरशिप में अब वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगे, खासकर इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जो ज़ियाउल हक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आखिरकार 5 अगस्त 1988 को पेशावर में उन्हें किसी ने गोली मारकर मार दिया। पर तब तक वो पाकिस्तान के अलग अलग शिया ट्राइब्स को ईरानियन आइडियोलॉजी की मदद से यूनाइट करने में कामयाब हो गए थे। अब कुरैम के शिया, जिन्हें ईरान की इनफॉर्मल बैकिंग थी, अपने आप को डिफेंड करने के लिए शिया मिलिटेंट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं, जैसे कि तहरीक जाफरिया पाकिस्तान। रिजल्ट, अब 1979 की इन तीनों इवेंट्स की वजह से कुरैम के अंदर शिया डिवीजन और भी ज्यादा बढ़ गए। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चेंज, अब सुन्नी कम्युनिटी मेजॉरिटी में और शियाज माइनॉरिटी में। अब दोनों कम्युनिटीज के पास फॉरेन वेपन्स और अपने अपने मिलिटेंट ग्रुप्स। सोवियत अफगान वार की वजह से कुरैम के अंदर हथियार और अलग अलग सुन्नी मुस्लिम मुजाहिदीन जैसे कि सिपाही सहाबा पाकिस्तान और लश्कर जहांगीर पैदा हो गए, जो शियाज को एज हेरेटिक्स मानकर टारगेट करने लगे। हेरेटिक्स उर्दू में कहें तो मुर्तद, काइंड ऑफ बिद्दती, काइंड ऑफ काफिर, ऐसा वो मानने लगे। शियाज ने भी अंसारुल इस्लाम और तहरीक जाफरिया पाकिस्तान जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स बना लिए अपने लोगों और जमीनों को डिफेंड करने के लिए। अब इस डिस्टर्ब सिचुएशन में सऊदी अरबिया, अमेरिका और ज़ियाउल हक के अंडर पाकिस्तान ने सुन्नी अफगान रिफ्यूजीज और अफगान मुजाहिदीन का साइड ले लिए और ईरान शिया फैक्शंस और पॉपुलेशन के सपोर्ट में आ गया, जिसकी वजह से लोकल लैंड डिस्प्यूट्स प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स में तब्दील हो गए। शिया पॉपुलेशन और मुजाहिदीन फाइटर्स के बीच में वायलेंट क्लैशेस 1982 के बाद बढ़ गए, जब शिया पॉपुलेशन ने अफगान फाइटर्स को कुरैम के अंदर आने से रोकना शुरू कर दिया। इन क्लैशेस में दोनों साइड से हजारों की तादाद में बेगुनाह लोग मारे गए कि शिया फैमिलीज को सादा से भागकर पारा चिनार में पनाह लेनी पड़ी। हालांकि 1990 में एक ट्राइबल काउंसिल के थ्रू ये एग्री किया गया कि उनकी फैमिलीज को वापस अपने अपने घरों में लाया जाएगा, पर ट्राइबल एल्डर्स इन ऑर्डर्स को कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और इस वजह से शिया ट्राइब्स ने कलेक्टिवली ये डिसाइड कर लिया कि सुन्नी ट्राइब्स को आज के बाद कभी भी जमीनें नहीं बेची जाएंगी। आप समझ रहे हैं ना कि नफरतों के बीज हिस्ट्री के किस पॉइंट पर आकर बोए गए और जिम्मेवार कौन था। चलिए, ये थी कुरैम रीजन के अंदर शिया सुन्नी वायलेंट क्लैशेस की शुरुआत, जो 1979 से 1989 ज़ियाउल हक, सोवियत अफगान वार और ईरान रेवोल्यूशन की देन थी। सोवियत अफगान वार तो खत्म हो गया, पर इसने ऐसे ऐसे पावर ग्रुप्स को जन्म दिया जिन्होंने सिर्फ कुरैम का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अभी तक जीना हराम कर रखा है। और इसमें एक पावर ग्रुप सरफहरिस्त है और वो है तालिबान। 1989 एंड ऑफ सोवियत अफगान वार। सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान तो छोड़कर चले गई, पर वो मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान के अंदर सोवियत फोर्सेस से यूनाइट होकर लड़ रहे थे, अब पावर के लिए आपस में ही लड़ने लगे। इस टर्माइल और क्योस से 90s में तालिबान ज्यादा ताकतवर उभर कर आता है और लगभग सारे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है। 1996 तालिबान अफगानिस्तान के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना लेता है। तालिबान अल-कायदा और हक्कानी नेटवर्क फैक्शंस की मदद से अपर कुरैम की सुन्नी ट्राइब्स के साथ अलायंस बना लेते हैं, खासकर बुशेरा और माता संगर, जहां पर काफी समय से सुन्नियों को शिया ट्राइब्स ने दबा कर रखा था। मतलब सोवियत अफगान वार वाली सिचुएशन को ये लोग कुरैम के अंदर वापस लेकर आए। कुरैम के अंदर लोकल शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाते हुए हथियार वगैरह सप्लाई कर पाकिस्तान के अंदर अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने की मास्टर प्लानिंग। सितंबर 2001 9/11 हमला और यूएस डिमांड करता है कि तालिबान उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दे और अल-कायदा को अफगानिस्तान से बाहर निकाल दे। मना करने पर 7 अक्टूबर 2001 को यूएस अपने अलाइज और अफगानिस्तान अपोजिशन फोर्सेस के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और अल-कायदा ग्रुप्स पर हमला कर देता है। दिसंबर 2001 द बोन एग्रीमेंट के तहत अफगानिस्तान के अंदर हामिद करजाई के अंडर नई गवर्नमेंट बनाई गई, मतलब फॉल ऑफ तालिबान। अपनी जान बचाकर ये तालिबान और अल-कायदा ग्रुप्स पाकिस्तान के कई ट्राइबल एरियाज में आकर पनाह लेने लगते हैं, जिसमें कुरैम टॉप प्रायोरिटी पर था, बिल्कुल सोवियत अफगान वार की तरह। पर शिया पॉपुलेशन को सोवियत अफगान वार से सबक लगा था। उस जंग के दौरान जो अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में आकर रहने लगे वो अभी तक यहीं पर थे, उस पे हम बाद में आएंगे। पाकिस्तानी मिलिट्री यूएस प्रेशर में आकर इन पावर ग्रुप्स पर हमले करने लगती है, पर ये बैकफायर कर जाता है क्योंकि ये सारे मिलिटेंट्स 2007 में अफगान तालिबान के साए में यूनाइट होकर बैतुल्लाह महसूद के अंडर तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना लेते हैं और इस वजह से पारा चिनार एक बैटल ग्राउंड में तब्दील हो गया।
ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी पहले मिलिटेंट ग्रुप्स की तरह शिया ट्राइब्स को हेरेटिक्स मानते हैं और इन्हें काउंटर करने के लिए कुरैम खासकर पारा चिनार के अंदर सुन्नी मुस्लिम ट्राइब्स के साथ अलायंस बना लेते हैं, जिससे एक बार फिर कुरैम वायलेंट शिया सुन्नी सेक्टेरियन क्लैश की जद में आ जाता है। 2007 से 2011 शिया सुन्नी ट्राइबल वायलेंस की वजह से कुरैम के अंदर 3000 लोग मारे गए। 1979 से 1989 तक चले 10 साल का सोवियत अफगान वार, 1996 से 2001 5 साल का तालिबान का पीरियड और अब यूएस का हमला, इन तीनों पीरियड्स के दौरान पाकिस्तान के अंदर 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज जमा हो गए थे। 2005 यूएस हमले के 4 साल बाद पाकिस्तान ने इन रिफ्यूजीज कैंप्स को बंद कर जबरदस्ती अफगान रिफ्यूजीज को अफगानिस्तान में वापस डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि इनके क्राइम और टेररिज्म के साथ लिंक्स हैं। अफगान रिफ्यूजीज का पाकिस्तान के अंदर से लगभग 35 साल के बाद निकलना मतलब जमीनें फिर से खाली। अब इन जमीनों पर फिर से लैंड डिस्प्यूट्स चालू हो गए। शिया कम्युनिटीज का ये मानना था कि हमारे बाप दादाओं की जमीनें हैं जो हमसे 70s में छीनकर अफगान रिफ्यूजीज को दी गई थी, जबकि सुन्नी इसे अफगान सुन्नी कम्युनिटी का बोलकर अपना हक जमाने लगे। डॉक्टर नौरीन नसरीन कहती हैं कि जब 2005 में पाकिस्तान ने अफगान रिफ्यूजीज को कुरैम से बाहर निकालना शुरू किया तो कुरैम के सुन्नी ट्राइब्स परेशान हो गए कि शायद अब 1979 से पहले वाला शिया डोमिनेंस वापस आएगा। जब अफगान रिफ्यूजीज तुरी ट्राइब्स की जमीनें छोड़कर जाने लगे तो सुन्नी ट्राइब्स ने उन जमीनों पर कब्जे करने शुरू कर दिए। वो कहती हैं कि तुरी ट्राइब्स अपनी जमीनों को डिफेंड कर रहे हैं, ना कि दूसरों की जमीनों पर कब्जा। एट द सेम टाइम शिया ग्रुप्स 1982 में सादा से डिस्प्लेस हुई शिया फैमिलीज को वापस पारा चिनार में रीसेटल करने की डिमांड करने लगे। सुनिए, कुरैम के शिया सुन्नी ट्राइब्स ने कई बार ये प्रूव किया है कि वो अमन चाहते हैं, कोई इन कन्फ्लिक्ट्स को आकर बस रोक दे। जैसे कि फरवरी 2024 के इलेक्शन ही ले लीजिए, जिसमें हमीद हुसैन एक शिया कैंडिडेट जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रहा था, उन्हें लोअर कुरैम की सुन्नी ट्राइब्स की भी फुल बैकिंग मिली, जिसकी वजह से वो अपर और लोअर कुरैम नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी सीट जीतने में कामयाब हुए। इस इलेक्शन का रिजल्ट एक जीता जागता सबूत है कि कुरैम के शिया सुन्नी ट्राइब्स 1979 से पहले या उससे बेहतर की सिचुएशन की ख्वाहिश रखते हैं। पर ये उतना आसान है नहीं जितना दिखता है, क्योंकि अब पारा चिनार की यह हालत कोई आइसोलेटेड इशू नहीं रही जिसके जिम्मेवार सिर्फ कुरैम के शिया सुन्नी ट्राइब हैं, नहीं, बल्कि इसे लार्जर स्केल पर एक्सट्रीम वायलेंस में कन्वर्ट करने में पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिफरेंट सेक्ट्स की आपस में लेकर एक दूसरे को नफरतें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एक्सटर्नल पावर्स की इंटरफेरेंस वगैरह वगैरह भी शामिल हैं। पर नुकसान सिर्फ कुरैम के लोगों का ही हो रहा है। बिल्कुल वक्त के साथ कुछ नए नए चैलेंजेस जो 1979 की देन नहीं है, वो भी पारा चिनार की इस आग को बुझने नहीं दे रहे। जैसे कि टिकटॉक पर बैठे हुए कुरैम के ये यंग जनरेशंस, जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज की कोई भी कदर नहीं। बस कुरैम के अंदर कोई भी छोटा मोटा हादसा हुआ तो व्यूज और पॉपुलैरिटी के लिए एकदम से कैमरा खोला, लाइव स्ट्रीम चालू कर सारे इलाकों को एकदम से नफरत की इस आग में लपेट लेते हैं। अब इन सब फैक्टर्स ने पूरे कुरैम को बदले की एक विशियस साइकिल में फंसा रखा है। शिया माइनॉरिटी इलाकों में जब सुन्नी मेजॉरिटी पॉपुलेशन उनके घर, दुकानों वगैरह पर हमला कर उन्हें जला देती है, तो उसके बदले में शिया मेजॉरिटी इलाकों में सुन्नी माइनॉरिटीज पर इसी इंटेंसिटी के साथ हमले किए जाते हैं। फिर सुन्नी मेजॉरिटी इलाके वाले बदला लेने की कोशिश करते हैं, फिर शिया मेजॉरिटी वाले। ये एक साइकिल बन चुकी है जिससे बाहर ये सारे फैक्टर्स कुरैम के लोगों को चाहकर भी बाहर निकलने नहीं दे रहे। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि दोनों कम्युनिटीज के ट्राइबल एल्डर्स इस साइकिल से अच्छे से वाकिफ हैं, पर बाकी फैक्टर्स का क्या। अब हमारे जैसे बाहर के लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं कि ठीक है, इन सारे के सारे फैक्टर्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, पर फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आर्मी और बाकी अथॉरिटीज आखिर कर क्या रहे हैं। सुनिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन ट्राइबल एरियाज खासकर कुरैम को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप दो चीजों से लगा सकते हैं। नंबर 1, 2018 मतलब 6-7 साल पहले तक ये फाटा के 7 ट्राइबल एजेंसीज, जिसमें कुरैम भी एक एजेंसी थी, एक 100 साल पुराने कानून के अकॉर्डिंग ही मैनेज किया जाता था। इस 1901 ब्रिटिश एरा में बनाए लॉ को फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन कहा जाता था। प्रोविंस के गवर्नर्स एक पॉलिटिकल एजेंट को अपॉइंट करते, प्रेसिडेंट ऑफ
पाकिस्तान के बिहाफ पर और इस पॉलिटिकल एजेंट के पास लिटरली डिक्टेटोरियल पावर थे, जैसे कि किसी भी शख्स को इनडेफिनिट पीरियड के लिए जेल के अंदर डाल देना बिना किसी फॉर्मल चार्ज या ट्रायल के। इन ट्राइबल एरियाज में डिस्प्यूट्स और केसेस जिरगा सिस्टम्स के थ्रू हल किए जाते थे, ना कि कन्वेंशनल कोर्ट्स या पाकिस्तान के लीगल कोड्स के थ्रू। मतलब कबीले के बड़े बुजुर्ग इस पॉलिटिकल एजेंट के सुपरविजन में हर मसले का फैसला करते, क्योंकि इन ट्राइबल इलाकों में पाकिस्तान के नेशनल लीगल सिस्टम की नहीं बल्कि ट्राइबल कस्टम्स की अथॉरिटी चलती। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम जुडिशल सिस्टम मतलब नेशनल लॉज इन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई ही नहीं होते। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर एक शख्स गलती करेगा तो पूरे कबीले या फिर फैमिली को इसकी सजा या फाइन भरना है, जिसमें घर का गिरा देना भी शामिल था। अथॉरिटीज किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त करके पूरी फैमिली को घर से बाहर निकाल सकते थे एज पनिशमेंट। जिरगे में जो भी फैसला किया जाता वो फाइनल होता, किसी भी शख्स को लॉयर हायर करने का हक नहीं था, न ही हायर कोर्ट में जाकर अपील दर्ज करने की इजाजत। मतलब पाकिस्तान के इन ट्राइबल इलाकों के लोगों के पास बेसिक लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं थी। और ये हम कोई 100-200 साल पहले की बात नहीं कर रहे, ये हम सिर्फ 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऑपरेट करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी, मतलब कोई प्रॉपर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी नहीं। कुरेम को नेशनल असेंबली में बिल्कुल रिप्रेजेंट किया जाता, NA 37 इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम था, पर कुरेम के रिप्रेजेंटेटिव्स एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही इलेक्शन में खड़े हो सकते थे और जीतने के बाद जाहिर बात है ये रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए रूलिंग पार्टीज को ही ज्वाइन करते। यहाँ तक कि फाटा के इन 7 ट्राइबल एजेंसीज इंक्लूडिंग कुरेम के अंदर 1996 तक हर किसी को वोट डालने का हक नहीं था, सिर्फ कबीले के बड़े ही वोट डाल सकते थे। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो 1996 में आया। मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन ट्राइबल इलाकों को लेकर कितनी लापरवाह थी। फिर 2018 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनेक्ट कर इन ट्राइबल एजेंसीज को खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के साथ मर्ज कर अंग्रेजों के जमाने के 120 साल पुराने FCR को एबॉलिश कर दिया। मतलब अब फाइनली ये ट्राइबल इलाके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और जुडिशरी के हिसाब से ही रेगुलेट होंगे और भी बहुत कुछ, पर 120 साल लगा दिए। क्यों? FCR को एबॉलिश कर फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज करना बिल्कुल एक हिस्टोरिक स्टेप था, जिससे इन ट्राइबल इलाकों खासकर कुरेम के लोगों की उम्मीदें कई हद तक जाग उठी कि हाँ अब कुरेम के सारे कन्फ्लिक्ट्स पाकिस्तानी जुडिशरी और अथॉरिटी खुद हल करेगी ऑन मेरिट। पर इस ट्रांजिशन को कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि FCR तो एबॉलिश हो गया पर करप्शन, गवर्नेंस डिलेज और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के चलते नए लीगल सिस्टम इसे रिप्लेस करने में बेहद स्लो रहे। कोर्ट्स ओवरलोडेड, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से कई केसेस ऐसे ही फंसे हुए हैं, तो लोग पुराने ट्रेडिशनल जिरगा सिस्टम से ही अपने मसले मिसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इजी टू एक्सेस और बेहद सस्ते भी हैं। फाटा के मर्ज करने के वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ने केपी प्रोविंस को डेवलप करने का एक 10-year डेवलपमेंट प्लान का वादा किया था, जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट को इन ट्राइबल एरियाज में साल का 100 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस डेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए खर्चना था। पर केपी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच पॉलिटिकल डिफरेंसेस के चलते 2008 से 2023 के बीच खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को अभी तक सिर्फ 1.79 बिलियन पाकिस्तानी रुपए ही मिले हैं। इस चीज को लेकर पेशावर हाई कोर्ट ने रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट दोनों को नोटिस भी इशू किए हैं। मिलिटेंसी और इंस्टेबिलिटी अभी भी वहीं की वहीं है, जिस वजह से ज़र्ब-ए-अज़्ब, रद्द-उल-फसाद जैसे कई मिलिट्री ऑपरेशंस यहां कंडक्ट किए गए, जिन्होंने लोगों को और भी ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया। चेक पॉइंट्स और मिलिट्री प्रेजेंस काफी हाई है, जिससे लोकल्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन आई है। बेसिक फैसिलिटीज लाइक अच्छे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रोडें अभी भी एक ख्वाब ही हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, रोड ब्लॉक्स और हाई टैक्सेस ने लोकल बिजनेसेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जॉब्स और इकोनॉमिक रिलीफ के बड़े बड़े वादे तो किए गए, पर अभी तक कुछ भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। अब इन ट्राइबल इलाकों के लोग समझ ही नहीं पा रहे कि पुराना FCR वाला लीगल सिस्टम फंक्शनल है या नया, और अपने हकूक मांगने के लिए जाएं तो जाएं किसके पास। नंबर 2, 2008 मुर्रे एकॉर्ड। गवर्नमेंट ने कई स्टेक होल्डर्स को एंगेज किया एक डायलॉग इनिशिएट करने के लिए, जो बाद में मुर्रे एकॉर्ड या मुर्रे जिरगा कहलाया। मुर्रे एकॉर्ड ने कई एक्सट्रीमली सेंसिटिव की इश्यूज को एड्रेस किया, जैसे कि ताल पारा चिनार और पारा चिनार पेशावर जैसे की रूट्स की रीओपनिंग, ताकि कनेक्टिविटी और ट्रेड
ट्रेड वगैरह को फिर से रीस्टोर किया जा सके, जितने भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड फैमिलीज हैं उनको कोरेम में वापसी और रिलीफ फंड्स, 2017 सेक्टेरियन क्लैश के दौरान जितनी भी टेरिटरी सीज की गई थी उन्हें वापस करना और प्रिजनर्स को रिलीज करना। इसने लावारिस प्रॉपर्टीज और अपनी जायदाद से हटाए हुए लोगों और वो जमीनें जिनके झगड़े चल रहे हैं उनके लिए भी सॉल्यूशंस ऑफर किए। जो भी ग्रुप इस अकॉर्ड की वायलेशन करेगा उसको 75,000 का फाइन, एक जॉइंट पीस कमेटी की तामीर जो फ्यूचर डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करेगा, वगैरह वगैरह। ये मुर्रे अकॉर्ड भी टेम्परेरी सॉल्यूशंस तो दे पाया, पर एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस, मिलिटेंट इन्फ्लुएंस, वायलेंट क्लैशेस, लैक ऑफ ट्रस्ट और लैक ऑफ गवर्नमेंट सीरियसनेस के चलते कोई लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं दे पाया। एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये बात समझनी होगी कि कोरेम की पोजीशन और सिचुएशन पाकिस्तान के बाकी किसी भी इलाके से टोटली डिफरेंट है। सबसे पहले तो कोरेम के अंदर हथियारों के फ्लो को रोकना होगा। सब कबीलों के बड़ों को इन्वॉल्व करके पीस एग्रीमेंट्स जैसे कि मुर्रे एग्रीमेंट्स, केपी गवर्नमेंट की बाउंड्री कमीशन वगैरह को एनफोर्स कर लैंड डिस्प्यूट्स, डिस्प्लेसमेंट वगैरह का परमानेंट सॉल्यूशन बेहद जरूरी है। और डिफॉल्टर्स को पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के थ्रू स्ट्रिक्टली पनिश करना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस बात को भी समझना होगा कि बाहर के इन्फ्लुएंस और मिलिटेंट इंटरफेरेंस ने कोरेम के ट्राइबल लोगों के जहनों में इतना जहर भर दिया है कि ना तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट में अब यकीन रखते हैं और ना ही अब एक दूसरे पे भरोसा। और इस वजह से जिरगा सिस्टम वगैरह का राज नहीं, इन ट्राइबल इलाकों में पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को ही राज करना पड़ेगा, क्योंकि वही तो है जो प्रैक्टिकली किसी का साइड नहीं लेता। एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग ट्राइबल सेक्ट्स के बीच में डायलॉग्स को कंटिन्यू रखना होगा और साथ ही में सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को एड्रेस करना होगा। वादे के मुताबिक गवर्नमेंट को फेज वाइज रिसोर्स एलोकेशन रोल आउट करना चाहिए, खासकर उन इलाकों से जिन्हें वायलेंट क्लैशेस से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में जिस किसी की भी गवर्नमेंट आई, पारा चनार जैसे इलाकों में एक फायर फाइटिंग अप्रोच लेकर आई। मतलब आग लगी तो कर्फ्यूज, रोड ब्लॉक्स, मास अरेस्ट्स, डिटेंशंस वगैरह के थ्रू बस आग बुझाने आ जाते हैं। भाई तुम्हारे अपने लोग हैं, वो आग लगने ही मत दो ना। जिस दिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी ये बात समझ गई कि पारा चिनार जैसे इलाकों के लोग सऊदी अरबिया, ईरान, तालिबान, अफगानिस्तान वगैरह के इन्फ्लुएंस में आते ही इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने ही मुल्क से सौतेला व्यवहार मिल रहा है, उस दिन से पारा चिनार जैसे इलाकों में अमन ही अमन होगा इंशाअल्लाह।